नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे साइंस पीवाई की सीरीज़ के क्लास नंबर 19 के बारे में, जो कि दोस्तों जितना भी इसमें क्वेश्चन लिया गया है सभी के सभी दोस्तों मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, जो कि दोस्तों एसएससी और रेलवे में बार बार पूछा जाता है। जैसे दोस्तों ये पहला क्वेश्चन है, आरआरबी एलपी में भी पूछा गया है। ग्रुप डी 2022 में दोस्तों 4 बार यह क्वेश्चन पूछा गया, आप लोग देख सकते हैं। आरआरबी जेईई में भी दोस्तों ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन है, जब कोई प्रकाश किरण कांच जो कि सघन माध्यम है, कांच से दोस्तों वायु मतलब विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होता है। मतलब वह अभिलंब की ओर झुकती है या फिर दूर हटती है या फिर वापस चली जाती है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या घटना घटता है। सीधी चली जाती है या फिर दोस्तों अभिलंब की ओर झुकती है या फिर अभिलंब से दूर झुकती है या फिर वापस मुड़ जाती है। तो दोस्तों याद रखिएगा, मान लीजिए दोस्तों कोई प्रकाश किरण है, यह एक सघन माध्यम है, सघन माध्यम या नीचे वाला दोस्तों एक विरल माध्यम है। विरल माध्यम दोस्तों मतलब वायु है। सघन माध्यम दोस्तों मान लीजिए दोस्तों कांच है, और विरल माध्यम दोस्तों मान लीजिए वायु है। इसको याद रखिएगा। तो यह है दोस्तों अभिलंब है, यह जो परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है इसको बोला जाता है दोस्तों अभिलंब। इसको दोस्तों याद रखें, यह ए में जो डिनोट किया जा रहा है यह अभिलंब है। यहाँ से दोस्तों कोई प्रकाश किरण आ रहा है तो इसको जाना चाहिए दोस्तों कुछ इस तरह से जाना चाहिए, लेकिन दोस्तों वह क्या करता है, अभिलंब से दूर चला जाता है। अभिलंब से दूर चला जाता है, इसको याद रखिएगा। अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम जाता है तो अभिलंब से दूर झुकती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, अभिलंब से दूर झुकती है। लेकिन दोस्तों अगर विरल माध्यम से, मान लीजिए विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा है, वायु से कांच में प्रवेश कर रहा है, तो वही दोस्तों अभिलंब की ओर झुकती है, मतलब अभिलंब की तरफ झुकती है। इसको याद रखिएगा। और ये इस कोण को दोस्तों आपतन कोण कहते हैं, इसको दोस्तों परावर्तन कोण कहा जाता है। इसको ऊपर वाले को आपतन कोण, नीचे वाले को दोस्तों परावर्तन कोण कहा जाता है। बाकी दोस्तों इसके बारे में पूर्ण से डिटेल में यहाँ पर समझाया गया है, आप लोग देख सकते हैं। देखिएगा, मान लीजिए दोस्तों यह कोई एक माध्यम है, यह एक दोस्तों ग्लास है। यहाँ पर दोस्तों यह विरल माध्यम है, यह दोस्तों विरल माध्यम मतलब एयर है। विरल माध्यम से दोस्तों यह ग्लास है, कांच है। कांच दोस्तों मतलब सघन माध्यम है। विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा है, तो यह देखिए दोस्तों उसको जाना चाहिए कुछ इस तरह से जाना चाहिए, लेकिन दोस्तों वह चला आ रहा है इस तरह से, मतलब अभिलंब की ओर झुक रहा है। विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो अभिलंब की ओर झुकेगा। लेकिन उसी की तरह दोस्तों यहाँ पर नीचे देखिएगा, यहाँ पर यह ग्लास है। ग्लास मतलब दोस्तों कांच है, यह दोस्तों वायु है, मतलब दोस्तों विरल माध्यम है। कांच से दोस्तों मान लीजिए यहाँ से आ रहा है तो इसको दोस्तों ऐसे जाना चाहिए, लेकिन यह दोस्तों देखिएगा अभिलंब के दूर चला जा रहा है। अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो अभिलंब से दूर चला जाएगा। अगर दोस्तों विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो अभिलंब की ओर झुकेगा। इसको याद रखिएगा। अब यहाँ पर दोस्तों यह I2 जो है आपतन कोण है, यहाँ पर R2 जो है परावर्तन कोण है, इसको भी याद रखिएगा। आपतन कोण परावर्तन कोण याद रखिएगा। इसमें इस वाले केस में दोस्तों यह ऊपर वाला आपतन कोण हो जाएगा, यह वाला दोस्तों R1 हो जाएगा परावर्तन कोण। बाकी दोस्तों याद रखिएगा, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो अभिलंब से दूर झुकेगा। अब विरल से सघन में जाएगा तो दोस्तों अभिलंब की ओर झुकेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अगर दोस्तों डाउट इसमें अगर कोई लग रहा हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में निसंदेह पूछ सकते हैं। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बोला गया है, निम्न में से किस ऊतक के कारण पौधों की कोशिकाएं मोटी और कठोर हो जाती हैं। पौधों की कोशिकाएं मोटी और कठोर किस कारण हो जाती हैं, किस चीज़ के जमाव के कारण, किस चीज़ के जमने। मान लीजिए दोस्तों उस ऊतक में किस चीज़ के जमने के कारण पौधों की जो कोशिकाएं होती हैं मोटी और कठोर हो जाती हैं। अगर ऊतक की बात करें दोस्तों तो स्क्लेरन कायमा याद रखिएगा। स्क्लेरन कायमा याद रखिएगा। स्क्लेरन कायमा ऊतक का नाम होता है जो पादपों में कठोरता प्रदान करता है, स्क्लेरन कायमा। लेकिन दोस्तों ये कठोरता किस कारण होता है। मान लीजिए ऊतक का नाम हो गया स्क्लेरन कायमा, लेकिन ऊतक किस कारण कठोर बनता है दोस्तों। पौधों में यह ऊतक किस कारण कठोर बनता है, तो यह जाएगा दोस्तों लिग्निन के कारण। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, लिग्निन के कारण। लिग्निन के कारण। अब दोस्तों रंध्र क्या होता है, मूलांकुर क्या होता है, फ्लोएम क्या होता है, इन सभी के बारे में पूर्ण रूप से डिटेल में जानेंगे। जैसे रंध्र क्या होता है, यह दोस्तों पत्तियों में मौजूद होता है। रंध्र दोस्तों पत्तियों में छोटे पत्ती या फिर सॉफ्ट तना में, मतलब दोस्तों मुलायम जो तना, लचीला तना होता है उसमें भी मौजूद होता है। खासकर दोस्तों पत्तियों में रंध्र पाया जाता है, पत्तियों में पाया जाता है। यह छोटे छोटे छिद्र होता है जिसके माध्यम से दोस्तों वायु का विनिमय होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का आदान प्रदान होता है, ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है। और दोस्तों वाष्पोत्सर्जन के लिए जिम्मेदार होता है रंध्र। वाष्पोत्सर्जन के लिए मतलब अगर पानी की अधिकता है उसको मेंटेन करने के लिए रंध्र ही इम्पॉर्टेंट होता है, महत्वपूर्ण योगदान करता है।
बाकी दोस्तों मूलांकुर क्या होता है? मूलांकुर दोस्तों जड़ का निर्माण करता है मूलांकुर। मूलांकुर जो बीज से दोस्तों दो तरफ शाखाएं निकलती है, एक नीचे की तरफ, एक दोस्तों ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ जो निकलता है वो पूरा पौधा बनता है। नीचे की तरफ जो आता है जिसे जड़ बोला जाता है उसको बोला जाता है मूलांकुर। मूलांकुर का कार्य होता है। बाकी फ्लोएम होता है दोस्तों, फ्लोएम होता है फूड, मतलब भोजन का संवहन करना। भोजन का दोस्तों संवहन करना जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनाया जाता है। पत्तियां जो बनाती हैं भोजन प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से, फ्लोएम क्या करता है उसको दोस्तों अन्य भागों तक पहुंचाता है। इसको याद रखिएगा। बाकी इसके बारे में पूर्ण से डिटेल में यहाँ पर दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। रंध्र क्या है? ये पत्तियों और तनों की सतह पर पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्र होते हैं, जो छिद्र को खुलने और बंद होने के साथ साथ प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड लेना, ऑक्सीजन छोड़ना और वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से अतिरिक्त पानी को भाप के रूप में बाहर निकालना, यह होता है रंध्र का काम। रंध्र का इतना काम होता है। बाकी मूलांकुर याद रखिएगा दोस्तों, मूलांकुर जब कोई बीज अंकुरित होता है तो भ्रूण का जो भाग नीचे की ओर बढ़ता है, मतलब जड़ जो बनाता है, जड़ में विकसित हो जाता है, उसे मूलांकुर कहते हैं। उसके बाद दोस्तों लिग्निन याद रखिएगा, एक जटिल कार्बनिक यौगिक होता है, एक जटिल कार्बनिक बहुलक होता है जो पौधों की कोशिका भित्ति सिलवाल में पाया जाता है। यह पौधों को संरचनात्मक मजबूती, कठोरता और यांत्रिक सहायता देता है। यांत्रिक सहायता के लिए दोस्तों एक ऊतक भी जिम्मेदार होता है जो बोला जाता है कोलेनकाइमा, याद रखिएगा। बाकी कठोरता के लिए स्क्लेरेनकाइमा। अब फ्लोएम क्या होता है? फ्लोएम देखिएगा, फ्लोएम यह पौधों में पाए जाने वाले एक जीवित संवहनी ऊतक है। संवहनी ऊतक का मतलब दोस्तों एक जगह से दूसरे जगह पर लेके जाना, जो पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बने भोजन, शर्करा, शुगर या फिर दोस्तों ग्लूकोज को पौधे के अन्य भागों जड़ों तक पहुंचाने का कार्य करता है, या फ्लोएम का काम होता है। बाकी दोस्तों इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन बनते हैं सभी एग्जाम में। अगर दोस्तों इन दोनों क्वेश्चन में अभी कोई डाउट लग रहा हो तो आप लोग निसंदेह पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, देखिएगा, जब किसी अम्ल की अपक्रिया क्षार से कराते हैं तो कैसा उत्पाद बनता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है दोस्तों जो एग्जाम में ना पूछा जाता हो। यहाँ से दोस्तों सभी एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन आप लोगों का पूछा जाएगा। तो बोला गया है जब किसी अम्ल की अपक्रिया क्षार से कराते हैं, मान लीजिए दोस्तों कोई एसिड है, एसिड की अपक्रिया दोस्तों बेस से कराते हैं, क्षार से कराते हैं, तो कौन सा उत्पाद बनता है? तो दोस्तों सबसे पहले याद रखिएगा, एसिड की अपक्रिया जब बेस से क्षार से कराते हैं तो लवण पहले बनता है, उसके बाद दोस्तों जल का निर्माण होता है। लवण और जल का निर्माण होता है, इसको याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, लवण और जल। यहाँ से दोस्तों एक चीज़ और याद रखिएगा, जब किसी अम्ल की अपक्रिया मेटल से कराते हैं, मान लीजिए दोस्तों कोई अम्ल है, उसकी अपक्रिया दोस्तों किससे कराते हैं? धातु से। मान लीजिए कोई अम्ल है, इसकी अपक्रिया धातु से कराते हैं तो क्या बनता है? तो तब भी दोस्तों लवण का निर्माण होता है, प्लस दोस्तों हाइड्रोजन गैस बनती है, इसको याद रखिए। जब अम्ल की अपक्रिया धातु से कराते हैं लवण बनता है और दोस्तों हाइड्रोजन गैस बनता है। लेकिन दोस्तों जब अम्ल की अपक्रिया क्षार से कराते हैं, प्रबल अम्ल प्रबल क्षार होता है, तो लवण का निर्माण होता है प्लस जल का निर्माण होता है, इसको याद रखिएगा। इसके बारे में पूर्ण रूप से डिटेल में यहाँ पर दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। सूत्र के अनुसार जब अम्ल और क्षार का अपक्रिया कराते हैं तो एक लवण बनता है और दूसरा जल बनता है। जैसे दोस्तों एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिएगा, HCl एक अम्ल है, प्रबल अम्ल है, NaOH एक प्रबल क्षार है। HCl को क्या बोला जाता है दोस्तों? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोला जाता है। NaOH को बोला जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। HCl की अपक्रिया जब क्षार से कराते हैं तो NaCl एक लवण बनता है, प्लस दोस्तों H2O जल का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया में दोस्तों H प्लस आयन और दोस्तों अम्ल का H प्लस आयन और दोस्तों क्षार का OH माइनस आयन मिलकर जल बनाते हैं, पानी का निर्माण करते हैं। मतलब अम्ल का H प्लस आयन और दोस्तों क्षार का OH माइनस आयन मिलकर दोस्तों जल का निर्माण करते हैं। यह दोस्तों एक उदासीनीकरण अपक्रिया है। यह कैसा अपक्रिया है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, इसको भी याद रखिएगा। अम्ल की अपक्रिया क्षार से कराने पर कौन सी अपक्रिया होती है? उदासीनीकरण अपक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन अपक्रिया होता है, जिसमें दोस्तों ऊष्माक्षेपी अपक्रिया भी कहा जाता है। इसमें ऊष्मा मुक्त होता है, इसको भी याद रखें, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। बाकी दोस्तों आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोला गया है किसी भी गोली दर्पण के लिए फोकस दूरी का मान
क्या होता है? किसी भी गोलीय दर्पण के लिए फोकस दूरी का मान क्या होता है? हमेशा ऋणात्मक होगा, हमेशा धनात्मक होगा, उत्तल दर्पण के लिए ऋणात्मक, या फिर अवतल दर्पण के लिए धनात्मक, या फिर अवतल दर्पण के लिए ऋणात्मक और उत्तल दर्पण के लिए धनात्मक। तो दोस्तों याद रखिएगा, गोलीय दर्पण की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर एक अवतल याद रखिएगा, अवतल, और दूसरा याद रखिएगा दोस्तों उत्तल। एक अवतल, दूसरा उत्तल। उत्तल में दोस्तों फोकस दूरी एफ का मान हमेशा निगेटिव होता है, अवतल में दोस्तों एफ का मान हमेशा पॉजिटिव होता है, याद रखिएगा। अवतल दर्पण में फोकस दूरी हमेशा निगेटिव होता है, उत्तल दर्पण में फोकस दूरी का मान हमेशा धनात्मक होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी दोस्तों दर्पण का सूत्र क्या होता है? 1/f = 1/v + 1/u, 1/v = 1/u। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन बोला गया दोस्तों, निम्न में से कौन सी धातु लोहे के साथ मिलाई जाती है? निम्न में से कौन सी धातु लोहे के साथ मिलाई जाती है जिससे स्टेनलेस स्टील प्राप्त होता है? अब स्टेनलेस स्टील में दोस्तों टोटल 3 धातुएं पाई जाती हैं। एक होता है दोस्तों लोहा, जिसे आयरन बोला जाता है, दूसरा होता है दोस्तों निकिल, और तीसरा होता है दोस्तों क्रोमियम। याद रखिएगा, क्रोमियम। तीसरा होता है क्रोमियम। लोहा, निकिल और क्रोमियम। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, निकिल और क्रोमियम। बोला गया लोहे के साथ कौन सी धातुएं मिलाई जाती हैं जिससे स्टेनलेस स्टील प्राप्त होता है? दोस्तों यहाँ से कुछ चीज़ें याद रखिएगा। तांबा और जस्ता किसका मिश्रण होता है दोस्तों? तांबा और जस्ता की बात किया जाए तो पीतल का मिश्रण होता है। पीतल किसका मिश्रण होता है? तांबा और जस्ता का। यहाँ से दोस्तों गन मेटल का याद रखिएगा, जर्मन सिल्वर का याद रखिएगा, और सभी के बारे में यहाँ से पूर्ण रूप से डिटेल में यहाँ पर दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं नीचे पर। इतना तो कम से कम आप लोग याद रखिएगा, पीतल का, तांबा और दोस्तों जस्ता। इसमें तांबा कितना होता है? 70% होता है। जस्ता कितना होता है? 30% ये वाला क्वेश्चन भी पूछा जाता है दोस्तों। जस्ता मतलब जिंक जिसे बोला जाता है, वो कितना % पीतल में मिला होता है। बाकी दोस्तों इसका उपयोग कहाँ पर होता है? बर्तन बनाने में, सजावटी वस्तुएं बनाने में पीतल का प्रयोग किया जाता है। कांसा की बात करें दोस्तों, जिसे ब्रोंज बोला जाता है, इसमें तांबा और टिन का मिश्रण होता है, जिसमें टिन दोस्तों 10% और तांबा दोस्तों 90% होता है। इसका प्रयोग कहाँ पर होता है? सिक्के, घंटी और दोस्तों मूर्तियाँ बनाने में। सिक्के, घंटी और मूर्तियाँ बनाने में। स्टेनलेस स्टील की बात करें दोस्तों, इसमें लोहा होता है, क्रोमियम होता है और दोस्तों निकिल होता है। इसका प्रयोग होता है चिकित्सा उपयोग में और घरेलू बर्तन बनाने में। बाकी दोस्तों यह जर्मन सिल्वर याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें तांबा होता है 60%, जस्ता होता है 20%, बाकी निकिल होता है दोस्तों 20%। तांबा, जस्ता और निकिल मिलकर दोस्तों क्या बनाते हैं? जर्मन सिल्वर। इसका उपयोग होता है दोस्तों बर्तन और आभूषण बनाने में। इन सभी के बारे में दोस्तों आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी एग्जाम में दोस्तों एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से इस चारों में से पूछा जाता है। आप लोग इसको बाखूबी याद कर लीजिएगा और दोस्तों इसको नोट कर लीजिएगा। बाकी आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। बोला गया यदि किसी ध्वनि की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, मान लीजिए ध्वनि की आवृत्ति यन का मान दोस्तों बोला गया है 50 हर्ट्ज है, तो इसका आवर्तकाल टी का मान पूछा गया है। तो यहाँ से याद रखिएगा दोस्तों, आवर्तकाल टी का सूत्र क्या होता है? 1/n होता है। तो याद रख लीजिए दोस्तों 1/50। इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा? 0.02 सेकंड। 0.02 सेकंड। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ये वाला सूत्र दोस्तों याद रखिएगा, आवर्तकाल का टी बराबर होता है 1/n। 1/n होता है, जिसका आवृत्ति को बोला जाता है, यानी सिंपली रखकर आप लोग निकाल पाएंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है। बोला गया निम्न में से किसका पीएच मान सबसे कम होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट। एसएससी में दोस्तों देखिए 2022 में केवल ये 5 बार पूछा गया है। बड़े क्वेश्चन भी, बड़े एग्जाम में भी दोस्तों ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। बोला गया निम्न में से किसका पीएच मान सबसे कम होता है? तो नींबू का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? 2.4 होता है नींबू का पीएच मान। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये सभी का सभी नोट कर लीजिएगा दोस्तों। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का होता है 10.5। रक्त का पीएच मान होता है 7.4 के आसपास। और दोस्तों गैस्ट्रिक जूस, जिसे जठर रस बोला जाता है, इसका पीएच मान होता है 1.2। अब आप लोग देख लीजिएगा इसमें सबसे कम पीएच मान किसका है? तो ये जाएगा गैस्ट्रिक जूस।
गैस्ट्रिक जूस। अब गैस्ट्रिक जूस में दोस्तों कौन सा अम्ल पाया जाता है, यह भी याद रखिएगा। कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसे ऊपर डिस्कस किया जाता है दोस्तों, ऊपर डिस्कस किया गया है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है गैस्ट्रिक जूस में, जिसका पीएच मान लगभग होता है 1.2। यह वेरी भी करता रहता है, अम्लता के अनुसार वेरी भी करता रहता है, लेकिन स्टैंडर्ड याद रखिएगा दोस्तों 1.2 के आसपास होता है। कहीं कहीं पर दोस्तों आप लोग को 1.5 भी देखने को मिलता है। तो जठर रस कहाँ पर पाया जाता है दोस्तों, हमारे शरीर के अमाशय में पाया जाता है, इसको भी याद रखिएगा। इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, HCl पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। इन सभी को दोस्तों आप लोग नोट कर लीजिएगा। मिल्क का मैग्नीशिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 10.5 होता है इसका पीएच मान। इसका आंसर आप लोग देख लीजिएगा। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।